आज जिस प्रकार से सभागृह में ओबीसी के संदर्भ में केंद्र सरकार डेटा दे, इसका ठराव लाया गया और उसके ऊपर हमको बोलने नहीं दिया गया। उस समय हमारे कुछ लोग ऊपर चढ़े थे, लेकिन उसके बाद वो सारे नीचे आए। इससे पहले कई बार ऐसी घटना हुई है, कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। बाद में हम सारे लोग अध्यक्ष जी के चेंबर में गए, वहां पर हमारी बातचीत हुई। शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सबने सुनी है। हमारे आशीष शेलार जी ने पीठासीन अधिकारी के साथ उनकी क्षमा याचना भी की, उनसे क्षमा भी मांगी। सब लोग गले मिले, अपने अपने रास्ते गए। उसके बाद केवल ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है। ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। स्पीकर का चुनाव सदस्यों को सस्पेंड करके नहीं लिया जा सकता। इसके बारे में कई प्रकार के दाखले हैं। गाली गलौज करने वाले लोग तो शिवसेना के थे, बावजूद उसके ये कार्रवाई हुई है। तो इसका वर्णन मैं इतना ही कर सकता हूं कि तालिबानी पद्धति से सरकार चलाने वालों को भी शर्म आ जाए। ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। महाराष्ट्र की सियासत भी अजीब चल रही है, जहां पर जो सियासी ड्रामा है वो एक लंबी वेब सीरीज की तरह आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो लोग साथ में नहीं आ सकते थे उन लोगों का साथ में गठबंधन बन गया। यानी कि शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी साथ में आ गए। कांग्रेस और एनसीपी साथ में सिर्फ नहीं आए हैं, एनसीपी के सुप्रीमो लगातार शरद पवार जो हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ मंत्रणा भी करते रहते हैं। इन मंत्रणाओं के बीच में एक अलग सा ट्विस्ट तब आया जब प्रधानमंत्री के साथ उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बैठक हो गई। तकरीबन 40 मिनट वो बैठक चली थी और वो अकेले में थी, 1 to 1 थी। अब उस सब में क्या हुआ जिसकी वजह से अचानक दोस्ती की नई राह तैयार होने लगी थी। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से तालिबानी शब्द का इस्तेमाल आशीष शेलार ने, बीजेपी के विधायक ने किया है, क्या वो उन तमाम चीज़ों पर पानी फेर देगा जिसकी दरअसल थोड़ी थोड़ी आहट दिखाई दे रही थी। आज 12 बीजेपी विधायक सस्पेंड कर दिए गए। ये सस्पेंशन या निलंबन इस वजह से हुआ है क्योंकि जो स्पीकर हैं, जो कि मौजूदा कार्यकारी स्पीकर आप कह सकते हैं, वो हैं, वो ओबीसी को लेकर जिस तरीके से आरक्षण की बात चल रही है महाराष्ट्र की विधानसभा में, आप सबको पता होगा कि मराठा आरक्षण को लेकर तलवारें खिंची हुई हैं। और इस सब के बीच में ओबीसी के जो नेता हैं, जैसे कि छगन भुजबल जैसे नेता जो कि मंत्री भी हैं, वो चाहते हैं कि ओबीसी के आरक्षण को भी बनाए रखा जाए और उससे कोई छेड़छाड़ ना की जाए। और विधानसभा स्पीकर ने एक तरफा कार्रवाई की है, ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है। उनका ये आरोप है कि शिवसेना के नेताओं की तरफ से या विधायकों की तरफ से कुछ कहा गया जिसके बाद मामला गड़बड़ा गया। लेकिन उनका ये भी कहना है कि किसी ने गाली नहीं दी और पूरी चीजें जो हैं वो देखी नहीं गई हैं। आशीष शेलार ने हालांकि इसमें माफी मांगी है, उसके बावजूद ये 12 बीजेपी विधायकों का सस्पेंशन कर दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ ये धारावाहिक का एक छोटा सा हिस्सा है या ये धारावाहिक का जो हिस्सा है यहाँ से नया ट्विस्ट शुरू होता है, ये भी अभी देखना बाकी है। और स्पीकर के चुनाव का दबाव लगातार बना हुआ है। आप सबको पता है कि बीजेपी चाहती है कि स्पीकर का चुनाव कर दिया जाए। कांग्रेस के हिस्से में स्पीकर है, नाना पटोले स्पीकर हुआ करते थे, उनके इस्तीफे के बाद लगातार ये पद खाली पड़ा हुआ है। अभी भास्कर जाधव ये काम देख रहे हैं। तो हमारे साथ महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ उठापटक चल रही है या ये जो सियासी धारावाहिक लगातार चल रहा है, उस पर और बात करने के लिए हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्लाइड कास्ट्रो हैं एनसीपी के, जो कि इस समय एक अलग सा रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि इस सदन का जो विधानसभा सत्र शुरू हुआ है उसके ठीक पहले
एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उद्धव ठाकरे की भी बैठक हुई थी। वेंकटेश केसरी साहब हैं और रविकिरण देशमुख हैं। रविकिरण के बारे में एक परिचय ये भी है कि वो वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ एक वक्त में महाराष्ट्र की जो सरकार थी उसके सलाहकार भी थे, लेकिन वो एक पत्रकार हैं और पत्रकार की हैसियत से इस वक्त में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आनंद दुबे जी आपके पास आना चाह रहा हूँ कि आप हमें समझाएं जरा कि ये क्या हुआ। आप लोग तो सुबह अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मीठी मीठी बातें हो रही थी आप लोगों के बीच में, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, और फिर दोपहर तक आते आते आप लोग तालिबानी हो गए। अभिषेक जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। हेलो, हाँ अभिषेक जी, सबसे पहले बता दूं कि मैं आनंद मुझे दुबे आवाज आ रही शिवसेना है, का प्रवक्ता हूँ। आपको आ रही है आनंद मुझे जी? आप भाजपा मेरी का आवाज प्रवक्ता बताए, कोई बात नहीं। हाँ, मैं शिवसेना का प्रवक्ता हूँ। नहीं हाँ जी, आ रही है। माफी चाहता हूँ मैं जी, बिल्कुल मुझे पता है आप शिवसेना के प्रवक्ता हैं। मैं निरंजन शेट्टी का इंतजार कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि देखिए और जी जी देखिए, राजनीति में आप जानते हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप हमारे मुंबई महाराष्ट्र से ही हैं। राजनीति में विचारधाराएं बहुत बड़ी मायने रखती हैं। राजनीति में विचारधाराओं पर ही हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं। बाला साहब ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी की दोस्ती पूरे भारत में मशहूर थी। एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, बहुत इज्जत करते थे। हम करीब करीब 30 वर्षों तक सत्ता में भागीदार भी रहे। हमने कारपोरेशंस के चुनाव, असेंबलीज के चुनाव, लोकसभा के चुनाव हमने साथ में लड़े। हमने बहुत काम भी किया। 2019 में अगर पीछे जाएं तो हमने लोकसभा के भी चुनाव साथ में लड़े, हमने विधानसभा के भी चुनाव साथ में लड़े। लेकिन जब दोस्ती के बीच में कोई दरार आ जाए, जब कोई ऐसा विरोधाभास आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए जो कि एक आदमी पर अपमानित महसूस होने लगे दूसरा, तब वहां पर दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चल पाती। हम उन भाइयों की तरह हैं जिन भाइयों के बीच में आज एक दीवार खींची गई है। आनंद दुबे जी, और आप वह लोग दीवार इस वजह से अपमानित लंबी होते जा रही है क्योंकि विवाद का मसला मुख्यमंत्री की कुर्सी था। बिल्कुल बिल्कुल, अगर 2.5 साल का समझौता हुआ है, बंद कमरे में हुआ है, और उसी विषय पर आपकी और हमारी दोस्ती इतने सालों मजबूत रही कि भाई हम भी आपके भाई हैं, हमें भी अधिकार चाहिए, हमें फेंका हुआ नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। और आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो ठीक है, तो हम भी अपने स्वयं बल के लिए हम तैयार हैं, हम अपनी शक्ति पर आगे चलने को तैयार हैं। और यही महाराष्ट्र में हुआ है। वरना कोई राजनीति में परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। लेकिन जब विचारधारा और सम्मान की बात आती है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने हम सबको एक ही चीज सिखाई हुई है कि गर्व बिल्कुल स्वाभिमान से, हालांकि ऐसी दोस्ती एनसीपी भी निभाती है। आनंद विजय, आपको मैं रोक रहा हूं। हमारे साथ क्लाइड क्रॉस्टो हैं। क्लाइड, आपको क्या लगता है कि ये जो दोस्ती लगातार बढ़ रही है, इससे आपको चिंता होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, अनिल परब का नाम अब कहीं नहीं आ रहा है कि उनका वो कहीं पे शामिल थे किसी, जैसा कि बीजेपी बहुत आक्रामक होकर कहती थी कि देखिए अनिल देशमुख के साथ 2 अनिल की बातें होती थी। अब आजकल अचानक से अनिल परब गायब हैं और सिर्फ अनिल देशमुख और अजीत पवार का नाम आ रहा है। देखिए, हमें कोई फिक्र नहीं है। बात आपको बताऊं, एक सच बात जो है, यहाँ पर आप ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखें तो बीजेपी की क्या हालत जो है वो एक डेस्परेशन मोड में आ गई है। अभी सत्ता से बाहर जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस साहब है, चंद्रकांत पाटिल साहब है, उन लोगों को कैसे हो रहा है कि भाई हम कब सत्ता में आए। तो साम दाम दंड भेद, ये सब चीजें जो होती है उसका इस्तेमाल किया। अभी कुछ ना कुछ हुआ, कुछ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी शायद ये सब चीजें काम नहीं आएगी। तो वो कहते हैं ना कि इनका जो सो कॉल्ड ऑपरेशन लोटस है, ये ऑपरेशन लोटस का लाइट वर्जन है। अब जो कुछ भी मोबाइल या कुछ लेते हैं तो जो सस्ता वाला मोबाइल जिसमें कम फीचर्स होते हैं ना, वैसा ही ऑपरेशन लोटस लाइट है। वहाँ एकदम थोड़ा इमोशनल बात करते हैं कि भाई हम दोस्त हैं, कहाँ दुश्मन है। तो ये सब तरह के जो अटकलें लगाकर, जो पैतरे लगाकर वो चीज कर रहे हैं। देखिए, कोई तकलीफ नहीं है। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पक्ष मिलकर 5 साल सत्ता चलाएगी, आगे भी चलाएगी। 25 साल तक हम सत्ता चलाएंगे, हम साथ में रहेंगे। और देखिए क्या बात, सिंपल ये बात है दूसरी कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक जो है ना,
वो इस तरह के सोच में है कि भाई यहाँ कुछ होने वाला नहीं, हमें भी अच्छे सपने नहीं, लेकिन- दिखाए गए, अच्छे दिन लेकिन- आएंगे, कहे गए। एक 2 मिनट में फिनिश कर लेता हूँ, फिर लेकिन आपसे बताता हूँ। क्लाइड आप अच्छे मुझे दिन आने अगर वाले ये उनको बता भी सपने पाए, दिखाए। क्लाइड अगर आप मुझे ये समझा पाए और हमारे दर्शकों को भी समझा पाए, क्लाइड मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, आप अगर हमारे दर्शकों को समझा पाए कि देखिए आनंद दुबे जी कह रहे हैं, शिवसेना बहुत खुलकर कह रही कि उनकी समस्या सिर्फ मुख्यमंत्री पद है, और अगर बीजेपी वही ऑफर दे देगी तो या छोटा वाला मोबाइल और सारे फीचर्स के साथ बीजेपी खरीद लेगी। तो क्या दिक्कत क्या है? आप जो विकल्प दे रहे हैं वो विकल्प आनंद दुबे जी और शिवसेना को बीजेपी भी दे सकती है। नहीं, देखिए शिवसेना जो पक्ष है, बाला साहेब ठाकरे जी की पक्ष जो है ना, वो ये इनके जो अटकलें, ये जो पैतरे है ना, वो बहुत समझ लेती है, पहले ही समझ लिया उन्होंने, ये समझ लिया उनके पैतरे, इसलिए वो आज हमारे साथ में है और अच्छी तरह सरकार चला रहे। तो इनके जो बोलते हैं ना कि पैतरे जो है उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बहुत जूना हो गया अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनको कोशिश करने दीजिए। और दूसरी बात, जैसे मैं कह रहा था, आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं मेरी बात पूरी कर लेता हूँ। ये मुद्दा कहाँ का है? ये मुद्दा ये है कि बीजेपी में बहुत सारे विधायक जो है ना, वो ये भी सोच रहे कि भाई हमें सपने दिखाए गए थे, लोगों को तो सपने दिखाए अच्छे दिन के, हमें भी सपने दिखाए गए थे कि ऐसा होगा, जल्द सरकार गिरेगी, कभी सत्ता आएगी, हमें भी कुछ मंत्री पद मिल जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, हर थोड़े दिन में अपने जो लोग हैं उनको खुश रखने के लिए, आज नहीं कल सत्ता गिरेगी, दिवाली के बाद गिरेगी, गुड़ी पाड़वा के बाद गिरेगी। ये बताइए कि आप लोग सुबह अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, कोई दुश्मन नहीं है, कुछ नहीं है, और आशीष शेलार को अचानक से तालिबानी ठाकरे सरकार लगने लगती है। अभिषेक जी, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्ते। बहुत अंतराल के पश्चात आपसे रूबरू हो रहा हूँ। बात सही है, आपने कहा, आपने शायद सुना होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कल भी क्या कहा था और आज भी क्या कहा। हमने ये बात कही थी कि हमारे कोई परमानेंट दुश्मनी किसी भी पार्टी के लोगों के साथ नहीं है। यदि आप मेरी और क्लाइड क्रास्टो की बात करेंगे तो हम बहुत ही अच्छे मित्र हैं, परंतु जब हम वैचारिक बारे में बात करेंगे तो निश्चित ही मेरी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। तो आइडियोलॉजी के बेस के ऊपर हम निश्चित ही हमारा पक्ष रखेंगे और जरूरत पड़े तो उसको जहां पर आवश्यकता होगा हम उसको दरकिनार करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे संबंध रहे, निश्चित इससे हम इनकार नहीं करेंगे कि शिवसेना से जो संबंध हमारे रहे हैं वो शायद किसी पार्टी के नहीं रहे हैं। शायद सुधीर, लेकिन ऐसा तो नहीं है निरंजन जी कि आप लोगों के जो सबसे बड़े नेता हैं उनके मन में ये विचार चल रहा है कि क्यों ना पुरानी एनडीए बना ली जाए, क्योंकि हालात थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं, कल को शिवसेना की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए राज्य में थोड़ा बहुत अगर बलिदान देना भी पड़ जाए देवेंद्र फडणवीस का, या उनको दिल्ली बुलाना पड़ जाए, तो इसमें गर्ज क्या है, इसमें हर्ज क्या है? नहीं, देखिए ये ऐसा है कि अभिषेक जी बहुत ही निश्चित, आप पत्रकारिता में है, इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में निश्चित ही मैं भी विश्वास रखता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक कोई चीज पटल पर नहीं आती है और उसको अब इस बात को मानना मुझे लगता है सही नहीं होगा। निश्चित ही देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारी कोई उनसे दुश्मनी, जाति दुश्मनी नहीं है। एक 30 साल 25 साल तक हमारा एक निरंतर गठबंधन रहा है, भाई जैसे एक संबंध रहे हैं। और जहां तक देखिए, जब उन्होंने जिम्मेदारी, देखिए आज सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ऊपर आती है। अच्छा प्रेम प्रसंग चल रहा है आपका, बिल्कुल आपका और शिवसेना, आप दोनों एक जैसी बातें करने लगे। आनंद दुबे भी ऐसी बातें कर रहे हैं, आपके बड़े नेता भी ऐसी बात कर रहे हैं, और निरंजन शेट्टी भी ऐसी बात कर रहे हैं। वेंकटेश, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि ये जो प्रेम बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है? ये पुराने एनडीए की तैयारी करवाई जा रही है कि आप ले लीजिए, चलिए पुरानी बातों को भूलिए, नए सिरे से शुरू करते हैं। अभिषेक जी, ऐसा है कि ये अभी लोगों ने कहा कि हम भाई भाई है, ये महाभारत के भाई है कि रामायण के भाई है, ये तो महाराष्ट्र जानता है, देश भी जानता है, क्योंकि रामायण में राम और भरत का प्यार था और महाभारत में पांडव और कौरव थे। तो ये सत्ता के लिए क्या करेंगे सब लोग देख चुके हैं, क्या बोलते हैं और क्या नहीं है वो बात अलग है। इसके अंदर जो राजनीति है, अगर सैक्रिफाइस भी भाजपा ने कर दिया और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी उनको कायम कर दिया, फिर भी उद्धव ठाकरे सरकार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत फर्क है। बीजेपी के साथ में ज्यादा विधायक है और वो रबर स्टैम्प के चीफ मिनिस्टर बन सकेंगे। यहाँ जो अभी महा विकास अघाड़ी में ऑलमोस्ट सभी पार्टनर इक्वल है, तो वहाँ इतना
पावर स्ट्रगल या उसके अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो बाहर नहीं आते। बात ऐसी है कि शिवसेना को महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी थी जब वो भाजपा के साथ में थी। जब भाजपा के साथ में अब अलग हो गए तो फिर वो भाजपा अलग थलग हो गई। अगर ये फिर से भाजपा के साथ में आएंगे तो क्या उनको नंबर 1 का पोजीशन मिलेगा? हिंदुत्व रहे या न रहे, ये बात है, ये राजनीति की बात है, आइडियोलॉजी की बात नहीं है। तो इसको उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी दोनों को भी समझना पड़ेगा और दोनों समझ भी रहे हैं। तो ये पावर के लिए नहीं है, ये अपने सुप्रीमेसी की लड़ाई है दोनों की। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब रवि किरण देशमुख से चाहता हूं। रवि ने बहुत भास से सियासत को देखा भी है। रवि, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये बीजेपी का एक सोच अब तैयार हो रही है कि पुरानी जो एनडीए है क्या उसको फिर से रिवाइव कर लिया जाए, क्योंकि राज्य में अगर बलिदान देना भी है तो दे दिया जाए, क्योंकि केंद्र की सरकार आने वाले चुनाव के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो पाएगी अगर शिवसेना उनके साथ आ जाती है। और जो पुराना फॉर्मूला था जिसमें लोकसभा के चुनाव में बीजेपी बड़ा भाई बन जाए और विधानसभा चुनाव में या विधानसभा के लिए जो है वो शिवसेना बड़ा भाई बन जाए। अभिषेक, आपने देखा है कि पिछले लोकसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र की राजनीति का वातावरण थोड़ा सा गर्मा गर्मी वाला था, लेकिन केंद्र में भाजपा के नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना के साथ गठबंधन को बहुत महत्व दिया, उनकी सारी बातें मान ली। यही नहीं कि महाराष्ट्र की जो 1-2 लोकसभा सीटें हैं जो भाजपा कतई नहीं छोड़ सकती थी, उनको भी छोड़ दिया गया। तो मैं ये देखता हूं कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है दिल्ली में बैठा हुआ, वो हमेशा शिवसेना को साथ में कहीं ना कहीं जोड़ने की बात करता है लोकसभा के लिए, लेकिन विधानसभा के लिए उनका रवैया, उनका अंदाज, देखने का अंदाज हमेशा बदल जाता है। और देखिए, अभी जो बातें हम देख रहे हैं उसमें से 2 बातें आपने भी महाराष्ट्र की राजनीति करीब से देखी है, काफ़ी फर्क नजर आएगा। हमने देखा 1 साल पहले कि शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता, इन्होंने एक अपने इंटरव्यू में वो सामना को ही दिया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा के नेता लोग हमारे साथ सामने आए थे और कह रहे थे कि चले हम सरकार बना देते हैं, और बाद में देवेंद्र फडणवीस जी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता लोग हमारे पास आए थे। देखिए, ये बात अब पुरानी हो गई है। अब राष्ट्रवादी के नेता लोग ईडी के कटघरे में आने लगे हैं आरोप होके। ईडी उनके छानबीन कर रही है उनकी, और शिवसेना के साथ दोस्ती की बात चल रही है। देखिए कितना पासा पलट रहा है कि अभी शिवसेना के साथ दोस्ती की बातें कही जा रही है। और संजय राउत का बयान भी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि हम दूसरे के मित्र तो हैं ही, राजनीति में चलते रहता है ये विरोध वगैरह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम साथ में आकर सरकार बनाए। देखिए, कहने सुनने की बातें अलग अलग होती है। राजनीति में कल का बोझ आज का बैगेज बन जाता है और आज का बैगेज कल का बोझ बन जाता है। और ये बदलाव जो है शिवसेना का, वो देखने लायक है। मैं समझता हूँ लोकसभा चुनाव को अहमियत या महत्व दिया जा रहा है इसमें। बिल्कुल। और मैं क्लाइड क्रास्ट्रो में आपके पास आऊंगा, उसके पहले छोटा सा एक सवाल है निरंजन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अचानक से आप लोगों को ऐसा क्या हुआ है कि आप अनिल देशमुख और अजित पवार तो आपको भ्रष्टाचारी लगने लगे हैं, लेकिन अनिल परब जिनकी बात आप लोग लगातार कर रहे थे उनको लेकर आप लोग ठंडे पड़ गए? नहीं, शिवसेना के मंत्री हैं। नहीं, कहीं पर भी ठंडा नहीं पड़े। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से परसों ही हमारे आदरणीय किरीट सोमैया जी ने भी अनिल परब जी का पूरा विषय उठा के लिया है, और वहां पर भी उन्होंने जितने भी भ्रष्टाचार के जो भी किए हैं उनको उजागर किया है। अब ये एजेंसीज का काम होता है कि जो भी हम भ्रष्टाचार उनका सामने लेके आते हैं उसको इन्वेस्टिगेशन करना और उसको आखिरी स्वरूप पे पहुंचाना, ये जिम्मेदारी एजेंसी की है। सच झूठ निश्चित ही वो एजेंसी तय करेगी। हमारा काम है एक सक्षम विरोधी पक्ष के नेता के नाते इस प्रकार के हो रहे महाराष्ट्र में जो भी भ्रष्टाचारी होगा, वो शिवसेना का होगा, राष्ट्रवादी का होगा, कांग्रेस का होगा, निश्चित ही उसको हम उजागर करेंगे। हम किसी के लिए, क्योंकि हमारी शिवसेना से मित्रता है। तो आप ये मान रहे हैं कि अनिल परब सबसे करीबी हैं उद्धव ठाकरे के, मुख्यमंत्री के, निरंजन जी, और उनका सबसे करीबी होने का मतलब हम सियासत में समझते हैं? सर अभिषेक जी, निश्चित देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी थोड़े समय पहले रवि किरण जी ने जो बात कही, मैं उसको ऐड करके आगे कहूंगा। देखिए, ऐसा है कि समय के अनुसार हमने केंद्र में
और राज्य में निश्चित एक तय किया था कि हम शिवसेना को एक सम्मानपूर्वक जगह भी देंगे, और ये समय के साथ बदलता गया। हमने हर समय शिवसेना को उनका जितना सम्मान देना चाहिए था वो देते रहे। और रही बात आज भी अगर हम कहें कि सत्ता परिवर्तन की, अगर वो सब बातें माननी होती तो शायद ये समय ही नहीं आया होता। मतलब मुख्यमंत्री पद बातें होगी या फिर जो 50-50 का परसेंटेज की बातें होगी, ये सब अगर उस वक्त हम लोग मतलब कह रहे ना। क्लाइड कास्ट्रो, आप अपनी बात कर लें निरंजन जी, लेकिन एक बात तो है कि अगर आपने शिवसेना की बात मानी कि उनके साथ किसी भी फॉर्मूले पर तैयार हुए, तो राज्य की जनता के बीच में उद्धव ठाकरे तो इस गर्व के साथ जा सकते हैं कि देखिए मैं सही था और बीजेपी के कुछ आला कमान जो थे वो गलत थे, क्योंकि मैंने तो बंद कमरे वाली बात सही कही जो बाहर आके। क्लाइड, आप कुछ जोड़ना चाहते थे, बताइए। मैं यही कहना चाहता कि निरंजन जी ने शुरुआत में ही कहा कि हमारी दोस्ती है, तो आज मैं आपको तो आश्चर्य होगा कि सब बात करें दोस्ती तो है, दोस्ती हमारी। और आज निरंजन भाई भी मैं एकदम सोच समझ कर सुलझे हुए एक मेरे मित्र की तरह बात करें। देखिए बात ये है, हम सब कह रहे हैं कि राजकारण एक तरफ है, ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, राजकारण एक तरफ होता है और मित्रता एक तरफ होती है। हम मित्र है, राजकारण के बाहर मित्र तो रहेंगे। मुद्दा ये है कि अगर सब पार्टी जो है, जैसे कि राष्ट्रवादी हमारी पार्टी है, कांग्रेस है, शिवसेना, बीजेपी कह रही कि मित्र है, लेकिन जो राजकारण है वो रहेगा, तो फिर ये स्पेकुलेशन क्यों हो रहा है? अगर कोई किसी से अगर अच्छी तरह बात कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उनके साथ में जाने वाली है। ये बात क्लियर कट है। मैं आपसे फिर से दोहराना चाहता हूँ कि अटकलें लगाने दीजिए। अभी मैं रवि किरण देशमुख जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कहने की बात कुछ है, सुनने की बात कुछ है। मैं मानता हूँ कहने की बात कुछ है, सुनने की बात कुछ है। क्यों कहने सुनने पर ही लोग अटकलें लगा रहे? जो सच्चाई है, जो असलियत है, वो तो सामने दिख रहा है ना। अभी निरंजन भाई ने यही कहा, मैं कहने वाला था कि ये कुछ भी कहे, कल सुबह उठकर उनके किरीट सुबह शुरुआत कर लेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, वो तो उनका तो चालू रहता है। तो बात यही है कि कोई किसी को रोका नहीं है। और देखिए दूसरी बात, लेकिन क्लाइड, एनसीपी को चिंता होनी चाहिए क्योंकि अनिल परब आजकल निशाने पर नहीं है, शिवसेना के नेता अब निशाने पर नहीं है बीजेपी के। अचानक से अजीत पवार और अनिल देशमुख ही उनके निशाने पर हैं। आनंद, लेकिन एक बात बताएं आप कि जिस शिवसेना ने बीजेपी को छोड़कर अपने मुख्यमंत्री को बना दिया, एस्टेब्लिश कर दिया, अब वो अचानक से दोस्ती वाली बातें सामना में बाकायदा क्यों लिख रहे हैं? इससे आपको क्या हासिल होने वाला है? आप ऐसी क्या पीस टॉक या ऐसा कौन सा शांति प्रस्ताव लाना चाहते हैं? ये इससे हासिल क्या है? तब जब आपकी सरकार स्थायी, आप कह रहे हैं हमारी सरकार को खतरा नहीं है, तो ये बीच में आप जाके अकेले में बात करके आ जाते हैं, यहाँ पे दोस्ती का राग अचानक से शुरू कर देते हैं। इसकी नौबत क्यों आती है? नहीं, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि जब से ये सरकार बनी है तब से विरोधक एक ही चीज कह रहे हैं कि आज गिरेगी कि कल गिरेगी। ये सुनते सुनते करीब 2 साल का समय बीत गया। आने वाला वक्त भी हम बहुत प्यार मोहब्बत से बिता लेंगे। महाविकास आघाड़ी सरकार को कोई खतरा नहीं, आपस में हमारा समन्वय बहुत अच्छा है। अब रही दूसरी बात मिलने मिलाने की, तो हर इश्यूज पर बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसके लिए केंद्र और राज्य को आपस में बात करना होता है। अब केंद्र में बीजेपी की, भाजपा की सरकार में मोदी साहब बैठे हैं, राज्य में उद्धव साहब बैठे हैं, बहुत सारे राज्य के विकास के मुद्दों को लेकर मिलना जुलना पड़ता है। तब हम कोई जानी दुश्मन थोड़े हैं, हम तो सरकार इसलिए चला रहे हैं कि जनता का भला हो। जनता की भलाई के लिए अगर नेता आपस में बातचीत करते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है और कोई हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उससे ये ना जोड़ा जाना चाहिए कि भाजपा और शिवसेना की सरकार बनने वाली है कि सुबह ईडी का नोटिस आता है, शाम को ये ऐसी दोस्ती है, पे किसी नेता के नाम उड़ने लगता है, फिर उसके बाद ये ऐसी दोस्ती है जिसमें एजेंसियों का इस्तेमाल होता है आप लोगों के खिलाफ। नहीं अभिषेक जी, नहीं, ये ऐसी दोस्ती है कि जो विचारधारा पर चलती है। हम राज्य का विकास करने के लिए सरकार में आए हैं। 2019 से लेके आज तक आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, अजीत दादा पवार और कांग्रेस के सभी नेता बहुत ही मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब सामने पड़ने पर किसी अन्य दल का नेता अगर सदन में मिलता है तो प्रणाम ही तो किया जाता है। हम उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते, हमारी यह संस्कृति नहीं है। भारत के सभी राजनेताओं को यह सबक लेना भी चाहिए। आनंद जी, मैं एक छोटा सा सदन के बाहर सदन, बिल्कुल जी, पूरे देश को सबक लेना चाहिए और बीजेपी को भी सबक लेना चाहिए। वैसे तो हमारे साथ वेंकटेश जी हैं। वेंकटेश, मैं आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि क्या मामला
देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं कि क्या उनको लेकर शिवसेना के अंदर इतनी ज़्यादा गड़बड़ी हो चुकी है या उन दोनों का इतना मनमुटाव हो चुका है किसी व्यक्ति विशेष का कि अब उनके नाम पर ही पूरी कहानी सिमट के रह गई है कि उनको हटाया जाएगा तो शिवसेना और बीजेपी पास पास आ जाएंगे? नहीं अभिषेक जी, ऐसा कहना इसका मतलब है कि आप अमित शाह जो चाणक्य है भाजपा के और नरेंद्र मोदी सबसे कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति पता नहीं है। देवेंद्र फडणवीस तो बोहरा है, चलाने वाले दिल्ली में हैं। 2014 से वो महाराष्ट्र की राजनीति दिल्ली में बैठ के हो रही है, बंबई में बैठ के नहीं हो रही है। पहले प्रमोद महाजन और बाला साहब ठाकरे ये मिलके निर्णय करते थे और अटल जी और आडवाणी को बताया जाता था। तो ये तो अगर किसी को बलि का बकरा बनाना है तो फडणवीस को बना सकते हैं, लेकिन पूरा जो निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यही करेंगे। उसके अंदर ही लेन देन होगी, उसके अंदर ही केसेस विड्रॉल और जो करना है वो होगा, डील होगी पॉलिटिकल लैंग्वेज में करना है तो। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात है, इतनी बड़ी भाजपा महाराष्ट्र में अकेले जाने के लिए कतराती है। इतनी बड़ी, सबसे पूरे विश्व में बड़ी ऐसा भाजपा कहती है, महाराष्ट्र में अकेले नहीं जा रही है। शिवसेना को कभी कहती है कि हमारी आइडियोलॉजिकल फ्रेंड है, कभी एनसीपी के साथ में सरकार बनाती है। वो डेस्परेट है और अगर इसका अंतिम सोल्यूशन निकलना है तो वो 7 RCR से यानी प्रधानमंत्री करेंगे, बाकी सब छोटे छोटे लोग हैं। बिल्कुल। रवि, मैं आपसे छोटी सी बात समझना चाहता हूं, चूंकि आप सत्ता को समझते भी हैं, कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अलग से एक डायलॉग चल रहा है उद्धव ठाकरे के साथ, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के साथ, वो एनसीपी और कांग्रेस को कई बार परेशान कर देता है, क्योंकि आप देखिए वो अलग से भी मुलाकात करते हैं, परिजनों के हालचाल भी लगातार प्रधानमंत्री लेते रहते हैं ठाकरे परिवार से। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दो अलग अलग विषय चल रहे हैं? एक व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री हो सकता है उद्धव ठाकरे को पसंद करते हो और उनके साथ टच में रहते हो। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां साथ में थी तो उन्होंने काफी जगह महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें जीती थी। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव मोदी जी के सामने सबसे बड़ा ये चुनौती बनती जा रही है। तो मुझे लगता है वो अलग अपनी एक राजनीति का अलग एक अपना रूप दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे जी के साथ एक अलग मीटिंग करवा के। और मुझे लगता है कि वो शायद उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे कि अगर हम साथ में नहीं लड़े तो दोनों के वोट जो हैं, जो जनता हमें मानती है, जो एनडीए को देखकर जिन्होंने वोट दिए थे, उस जनता में दरार पड़ेगी, विभाजन हो जाएगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। मुझे लगता है वो विधानसभा को अलग रखना चाहते हैं, जैसे पिछली बार उन्होंने रखा था। अब इस बार भी शायद लोकसभा को सामने रखते हुए ही ये राजनीति चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है ये एक नया पुल बनाने का काम चल रहा है उन दोनों में आपस में, इसीलिए ये बदलाव नजर आ रहा है सबको। लेकिन रवि, इसमें बिना देवेंद्र फडणवीस के बलिदान के तो कुछ भी संभव है नहीं, क्योंकि ठाकरे परिवार ने उनके नाम पर बहुत ज्यादा राजनीति को बहुत आगे तक लेके चले गए। मुझे ये आप बताएंगे ये मुद्दा मुझे पता था, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति कितनी बदल गई, विधानसभा में क्या हुआ, सत्ता कितनी बदल गई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद कई दिनों तक दिल्ली से कुछ रिएक्शन भी नहीं आया था। 14 महीने बाद अमित शाह जब सिंधुदुर्ग चले गए तब नारायण राणे जो राज्यसभा के सदस्य अभी भाजपा के, उनके एक प्रोग्राम में अमित शाह पहली बार उन्होंने कहा कि हमारी कोई डील नहीं हुई थी। 14 महीने तक केंद्र का नेतृत्व भाजपा का शांत रहा। क्यों रहा? इसीलिए मैं कहता हूं कि लोकसभा और विधानसभा दोनों को देखने का नजरिया केंद्र के नेतृत्व का अलग है और आज भी वो अलग तरीके से रास्ता अपनाना चाहते हैं। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका। अभिषेक वेंकटेश आपका भी, आनंद आपका शिवसेना की तरफ से जुड़ने का, निरंजन आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और क्लाइड आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मसला यही है कि क्या दिल्ली की सरकार इस बार महाराष्ट्र में अपने ही नेताओं को कुर्बान करने की तैयारी कर रही है? क्या वो शिवसेना के साथ उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी? क्योंकि उसकी नज़र में जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है वो ज़्यादा बड़ा है और एनडीए ज़्यादा बड़ी चीज़ है, एनडीए को वापस लाना चाहती है।